प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात नेटो के साथ हमने मामलात किस तरह तय करने हैं, आईसैफ की जो सप्लाईज हैं पाकिस्तान की सरजमीन से जानी है या नहीं जानी है, CIA पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस वाइंड अप करेगी या नहीं करेगी, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो पाकिस्तान से निकाले जाएंगे या नहीं जाएंगे, खुद मुख्तारी हमने वापस ले ली है या नहीं, और सलाला इंसिडेंट के ऊपर अमेरिका हमसे माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा। अगर आप हुकूमत वक्त और अपोजिशन की उन जमातों के बयानात का तज्जिया करें जो कल सलामती कमेटी की हतमी सिफारिशात के बाद हमारे सामने आई हैं, तो आपको लगेगा यह कि जिस तरह ये तमाम मामला तय हो चुके और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर एक नए बाब का आगाज़ हो गया। मैं शिक बाय शिक ये तमाम मामलात आपके सामने रखता हूँ। जो रिवाइज ड्राफ्ट है यानी तसहीह करदा ड्राफ्ट है जो अप्रूव हुआ है, उसकी शिकों का तज्जिया हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली शिक जो है जिसमें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सौदा ना करने की बातचीत की गई है और कहा गया है कि दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान जो खला है उसको वाज़े अंदाज से मौसर इक़दामात के ज़रिए कम करना चाहिए। अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक दूसरे की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बाहमी इज़्ज़त की बुनियाद पर हमें इस्टेब्लिश करने हैं और हुकूमत को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी है। और यह भी कहा गया कि अमेरिका की पाकिस्तान में मौजूदगी पर नज़रसानी करनी होगी। जो पहली डॉक्यूमेंट थी नाज़रीन उसके अंदर अमेरिका को कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर अपनी मौजूदगी के ऊपर नज़रसानी करे, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहा गया कि अमेरिका की पाकिस्तान में मौजूदगी पर नज़रसानी करनी होगी, जिससे मुराद दो तीन चीज़ें हैं। लेकिन मैं पहले जो शिक है उसके ऊपर रहना चाहता हूँ। ये अबहाम से भरी हुई है, ये वो असूल हैं जो पहले से तयशुदा हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अंदर भी तयशुदा हैं, पाकिस्तान के आइन के अंदर भी तयशुदा हैं, मुल्कों के अंदर जो दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं उसके ऊपर जो बैनुल अक़वामी क़वानीन लागू होते हैं उसके तहत तयशुदा हैं। तो ऐसे तयशुदा मामलात को दोहराने का मकसद मेरी समझ से बाहर की बात है। क्या हम इस शक में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बाहमी रिस्पेक्ट की बुनियादों पर इस्तवार नहीं है? अगर नहीं है उन कवानीन की मौजूदगी में तो फिर हमने उनको इस्तवार किस तरीके से करना है। पहली शिक इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश है, लेकिन इसके तीन अहम पहलू हैं जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं जिसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट बात करती है। दूसरी शिक के अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले मुकम्मल तौर पर बंद कर देने चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, ये पार्लियामान की कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी किस्म की कोई हॉट परसूट यानी आप जो मुबैना मुजरमान की तलाश में बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर घुस आते हैं उस किस्म के ऑपरेशंस को बंद कर देना चाहिए। और तीसरा ये कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है बशमूल इसकी एयर स्पेस जो है वो हथियार और बारूद अफगानिस्तान भिजवाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। बता वो ये रहे हैं कि बारूद और असले की ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेटो सप्लाईज का जो रूट है वो ओपन नहीं है, इसके अलावा सब कुछ जा सकता है और सब कुछ के अंदर नाज़रीन बहुत कुछ ऐसा है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो इसकी तशरीह मैं यूँ करूँगा कि पाकिस्तान की सरजमीन और फ़िज़ाई हदूद को असले और बारूद के अलावा तमाम सप्लाईज के लिए खोल दिया गया है। शायद हम इस अमर के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फसिस नहीं देते, लेकिन ये पता कौन चलाएगा नाज़रीन कि किस ट्रॉलर के अंदर असला बारूद है या नहीं है। इस हवाले से मैं आपकी याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर से जब से ट्रक्स और ट्रॉलर्स मूव होने शुरू हुए हैं तो तकरीबन ये ख्याल किया जाता है और ये ख्याल है एक इंतहाई कंजर्वेटिव कि 10,000 के करीब ऐसे ट्रक्स और ट्रॉलर्स और कंटेनर्स हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है कि वो कराची उतरे और उसके बाद तोरखम चमन बॉर्डर के दरमियान कहीं आगे पीछे हो गए। बाज़ लोगों का ख्याल है कि 10,000 तादाद नहीं है, ये 30,000 के करीब तादाद है। तो जब से नेटो ने ये रस्ते इस्तेमाल करने शुरू किए हैं, कंजर्वेटिव एस्टिमेट 10,000, एग्जैजरेटेड एस्टिमेट 30,000 के करीब ट्रॉलर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मिसप्लेस्ड हैं। जिस निज़ाम में आप एक कंटेनर को तलाश नहीं कर सकते,
کنٹینر کے اندر آپ کس طرح جانیں گے کہ اسلحہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جس قسم کا نظام ہمارے یہاں پر بنا ہوا ہے اس میں آپ یہ بھی یقین رکھ سکتے ہیں کہ اندر خانے اتنے معاملات طے ہو جائیں گے کہ شکیل آفریدی کی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنٹینر اسلحوں سے بھرے ہوئے پہنچا بھی رہے ہوں گے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگا، حکام بالا کو پتہ نہیں چلے گا اور اندر اندر یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ اصل ایشو جس کے اوپر اس قرارداد کو سٹینڈ لینا تھا وہ یہ کہ نیٹو سپلائز حتمی طور پر بند ہونی چاہیے یا نہیں۔ اس قرارداد نے اسلحے اور بارود کے معاملے کو سامنے رکھ کر نیٹو سپلائز کو کھول دیا ہے، اور بڑا سوال ناظرین یہ ہے کہ اگر ڈرون حملے ہوئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر کراس بارڈر اٹیکس ہوئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور اگر کنٹینرز میں سے اسلحہ اور بارود نکل آیا، غلطی سے اگر ہمیں مل گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ قرارداد اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہے۔ تو جو اہم ترین 3 معاملات ہیں اس کے اوپر اس قرارداد میں ہمیں کم از کم تھوڑی سی ڈنڈی نظر آتی ہے جو بعد میں ہمارے گلے پڑ سکتی ہے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد باقی شکوں کا بھی تجزیہ کرتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔